अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर समी मेडिको। उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है ओकुलर फार्माकोलॉजी में वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। जो स्टूडेंट न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फार्माकोकाइनेटिक्स है क्या? हमारे बॉडी में ड्रग्स का केमिकली तौर पर चेंज हो जाना, इस स्टडी को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे पास आते हैं ऑब्जर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अब हमारे पास ऑब्जर्प्शन क्या है? ऑब्जर्प्शन इज़ द मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द टारगेट टिश्यू, यानी जहाँ से हम ड्रग्स को इंस्टॉल करते हैं उसका टारगेट साइट तक पहुँचना, ये ऑब्जर्वेशन कहलाता है। नॉट ओनली द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट गेट ऑब्जर्व बट द रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। अब आते हैं उन फैक्टर्स की तरफ जो कि ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रग्स को अफेक्ट करते हैं। उसमें हमारे पास ड्रग कंसंट्रेशन एंड सोलबिलिटी आती है, विस्कोसिटी आती है, लिपिड सोलबिलिटी आते हैं, सर्फिक्टेंट आता है और पीएच आता है। ड्रग कंसंट्रेशन का ऑब्जर्प्शन ऑफ ड्रग पर क्या असरात है? जितना हायर हमारे पास कंसंट्रेशन होगा उतना ही बेहतर पेनिट्रेशन होगा हमारे पास। विस्कोसिटी जो है अगर ड्रग्स का ज़्यादा हो तो उसका कंटेक्ट टाइम कॉर्निया के साथ जो है ना वो भी ज़्यादा होता है। तो हम विस्कोसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? मिथाइल सेलुलोज और पॉलीविनाइल अल्कोहल को ऐड करने से जो है ना वो ड्रग्स की विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। लिपिड सोलबिलिटी जितनी हाई होगी उतना ही ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा ड्रग्स का। फिर सर्फिक्टेंस आता है। जो ओकुलर प्रिपरेशन में हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं वो प्रिजर्वेटिव्स जो है ना हमारे सेल मेम्ब्रेन को चेंज कर देता है कॉर्निया का, जिसकी वजह से ड्रग्स परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाता है। तो सर्फिक्टेंट में हमारे पास क्या आता है? बेंजाइल अल्कोनियम एंड थायोमर्सल आते हैं। फिर हमारे पास आता है पीएच। हमारे टेस्ट का जो पीएच है वो नॉर्मल 7.4 है। अगर ड्रग्स का पीएच डिफरेंट हुआ टेस्ट के पीएच से तो ये क्या काज कर सकता है? टेयर रिफ्लेक्स काज कर सकता है। फैक्टर के पास बाद हमारे पास आते हैं बैरियर्स के। हमारे पास जो इंट्रा ओकुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स है उसमें कौन कौन से बैरियर्स आते हैं? तो सबसे पहले पे और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बैरियर है वो है कॉर्नियल एपिथेलियम एंड स्ट्रोमा। सेकंड नंबर पे हमारे पास ब्लड ओकुलर बैरियर्स है, जिसमें मज़ीद दो बैरियर्स है, ब्लड रेटिनल बैरियर और ब्लड एक्वस बैरियर। ब्लिंक रेट भी हमारे पास बैरियर है। ऑब्जर्प्शन थ्रू कंजक्टाइवल वेसल एंड मिकोजा, ये भी हमारे पास जो है वो इंट्रा ओकुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स में एक बैरियर है। नेज़ोलैक्रिमल ड्रेनेज ऑफ टीयर्स जो है ये भी एक किस्म का बैरियर है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स जो है ना वो अफेक्ट करता है। ऑब्जर्प्शन के बाद हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? वंस द ड्रग इज़ ऑब्जर्व्ड इट हैज़ द पोटेंशियल टू पेनिट्रेट मोस्ट कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी नोन हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करता है कि हम किस रूट से जो है ड्रग्स बॉडी में इंटर करें। क्या वो आईवी हम दे रहे हैं या क्या हम उसको ओरली दे रहे हैं या टॉपिकली हम उसको ड्रग्स को बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो टॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सबसे पहले जो है ड्रग्स हमारा ट्रांस कॉर्नियल ऑब्जर्प्शन होता है। फिर उसके बाद ये एक्वस ह्यूमर में अकुमुलेट हो जाता है, अकुमुलेशन इन एक्वस ह्यूमर। फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंट्रा ओकुलर स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमारे पास ट्रेबेकुलर मेशवर्क आता है। उसके बाद जो है ना ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अब जैसे कुछ फैक्टर्स हमारे पास थे जो कि ऑब्जर्प्शन को अफेक्ट कर रहे थे, तो अभी हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहा है। तो उसमें से हमारे पास पहले नंबर पे है एसिडिक बेसिक नेचर, बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, बाइंडिंग टू टिश्यू प्रोटीन, रिलेटिव ब्लड फ्लो टू
डिफरेंट टिश्यू। ये वो फैक्टर्स है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज़्म को डिस्टर्ब या अफेक्ट करता है। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आप लोग सब जानते होंगे, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट जानते होंगे। मेटाबॉलिज्म का हम अगर लफ्ज़ी माना देखें तो मेटाबोलाइज यानी ब्रेक डाउन। तो जब ड्रग्स हमारे बॉडी में इंटर हो जाते हैं तो उसका वहाँ पर जो है ना मेटाबॉलिज्म हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि इस मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, जैसे एसिट्रेज, कीटोन रिडक्टेज, फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ऑक्सीडाइजिंग एंड कॉन्जुगेटिंग एंजाइम्स। ये वो एंजाइम्स है जो कि बॉडी के अंदर ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। अब हमारे पास कौन से, फॉर एग्जांपल जैसे कि है लेटनोप्रोस्ट एसेटिक होता है, निफापेनिक एमेफेनिक होता है, और एपिनेफ्रिन। ये सारे जो है वो हमारे पास वो सॉल्यूशंस हैं जो कि बतौर मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ होते हैं। मेटाबॉलिज्म के बाद बहुत सारे जो ड्रग्स हैं वो जो है ना एक्सक्रीट हो जाते हैं किडनी या लीवर के थ्रू। ज़्यादातर ड्रग्स जैसे कि थाइमोलोल है वो लीवर के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। मेंथोल जो है किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। एसेटाजोलामाइड किडनी के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। लेटनोप्रोस्ट पीजी जो है वो लीवर के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। लोकल एनेस्थेटिक्स जो है वो भी या तो लीवर या प्लाज्मा के थ्रू जो है ना बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। आते हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे पास कौन कौन से रूट्स हैं जिससे हम ड्रग्स जो है वो बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो जो सोल्यूशन है वो तो हम सब कंजक्टिवली देते हैं या फिर इंट्रा कैमरली देते हैं। जेल्स जो हमारे पास ड्रग्स, वो ड्रग्स जो जेल के फॉर्म में आते हैं वो हम सबटेनली देते हैं या इंट्राविट्रली देते हैं। ऑइंटमेंट्स जो हैं वो पेरीबल्बर और कंटेक्ट लेंस जो है ना रिट्रोबल्बर्स रूट थ्रू हम ये ड्रग्स जो है ना एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बॉडी में। अब मज़ीद हम चलते हैं उन ड्रग्स के लिए के तरफ जो हम यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, जो कि डायग्नोज में हमें हमारा हेल्प करते हैं, जैसे कि एट्रोपिन हो गया, हेमाट्रोपिन हो गया, सिकोपेलामीन हो गया, साइक्लोपेंटोलेट हो गया, फेनिलेफ्रिन हो गया, ट्रोपिकामाइड्स हो गया। ये वो ड्रग्स है जो हमारे हेल्प करता है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। अब इनके फार्मूले भी आप देख सकते हैं और इनके फंक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यहाँ पर टेबल पर दिया है। एट्रोपिन है 0.5%, 1%, 2% सोल्यूशन में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, या 1% ऑइंटमेंट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और इंडिकेशन इसका साइक्लोप्लेजिया है, मेड्रियासिस है, साइक्लोप्लेजिक रेटिनोस्कोपी के दौरान हम यूज़ करते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका 30 से 40 मिनट है, मेड्रियासिस में 15 दिन तक, और साइक्लोप्लेजिया में 120 मिनट तक। होमेट्रोपिन जो है वो 2% और 5% सॉल्यूशन में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो कि ये भी सेम साइक्लोप्लेजिया और मेड्रियासिस के लिए यूज़ किया जाता है। और इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो सेम जैसे एट्रोपिन का है। साइक्लोपेलामीन जो है हमारे पास 0.25% सॉल्यूशन में अवेलेबल होते हैं। ये भी साइक्लोप्लेजिया और मेड्रियासिस के लिए यूज़ करते हैं। मेड्रियासिस में इसका 7 डेज़ और साइक्लोप्लेजिया में 30 से 60 मिनट जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। फिर हमारे पास साइक्लोपेंटोलेट आता है जो 0.5% और 1% सॉल्यूशन में अवेलेबल होते हैं। ये भी एजाबा साइक्लोप्लेजिया और मेड्रियासिस में यूज़ होता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है 15 से 30 मिनट, मेड्रियासिस में 1 डे और साइक्लोप्लेजिया में 20 से 45 मिनट्स। फेनिलेफ्रिन जो है वो 2.5% सॉल्यूशन में हमारे पास अवेलेबल होता है। मेड्रियाटिक ओनली मेड्रियाटिक्स के लिए यूज़ होते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 4 से 6 घंटे है। फिर लास्ट में हमारे पास ट्रोपिकामाइड्स आते हैं जो कि 0.5% और 1% सॉल्यूशन में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ये भी साइक्लोप्लेजिया और मेड्रियासिस के लिए यूज़ होते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है 15 से 30 मिनट,
मिड्रियासिस 4 से 5 आवर, इंसाइक्लोप्लेजिया जो है वो 15 मिनट्स। अब आते हैं ऑकुलर इन्फेक्शंस की तरफ कि हम ऑकुलर इन्फेक्शन में कौन कौन से जो है वो ड्रग्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास एंटी बैक्टीरियल्स है, फिर एंटी फंगल है, एंटीवायरल है, एंटी पैरासाइटिस है। नाम जैसे कि नीचे मेंशन्ड है कि एंटी बैक्टीरियल में हमारे पास कौन से ड्रग्स होते हैं, जैसे मोनोग्लिसराइड, सेफलोस्पोरिन, ये सारे सल्फोनामाइड्स ये एंटी बैक्टीरियल कैटेगरी में आते हैं। एंटी फंगल में हमारे पास जो है ना कोलिन्स है, एजोल्स, जिसमें नेटामाइसिन, एम्पोबी, एमेटाजोल, ट्राइजोल, ये सारे एंटी फंगल्स हैं। एंटीवायरल में एसाइक्लोविर आता है, विलासाइक्लोविर, जैसे सिडोपोविर, ये सारे एंटीवायरल ड्रग्स हैं हमारे पास जो कि एंटी वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन काज हुआ होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। फिर एंटी पैरासाइटिक हमारे पास जो ड्रग्स हैं, जैसे पॉलीहेक्सामिथाइल बेंजोएट 0.02% है, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, बेंजा अल्कोनियम हो गया, क्लोराइड हो गया, जिसे BKC भी कहते हैं। ये सारे वो ड्रग्स हैं जो कि हम ऑकुलर इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। मज़ीद इस टेबल में हमें दिखाया गया है कि एंटी बैक्टीरियल्स जो ड्रग्स हैं उनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है और ड्रग्स जो हमारे पास मौजूद है कौन से हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट नंबर पे अमाइनोग्लिसराइड जो है वो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। तो कि इसमें हमारे पास जो ड्रग्स अवेलेबल है वो जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिक्सिन, ये ड्रग्स हमारे पास अमाइनोग्लिसराइड्स में मौजूद हैं। बाकी नीचे आप देख सकते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स, DNA ग्रेस इनहिबिटर्स होते हैं जो कि ड्रग्स के फॉर्म में हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सिन, गेटीमॉक्सी, BC फ्लॉक्सिन के नेम से हमारे पास अवेलेबल मौजूद होते हैं। मैक्रोलाइड्स का क्या फंक्शन है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, वो है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं जिसमें हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन मौजूद होते हैं। और फिर सल्फोनामाइड्स में एंटीपोलेट एंटीबायोटिक्स पर जो है ना ये काम करता है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है इसका। फिर सेफलोस्पोरिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट करता है बैक्टीरिया का। तो ड्रग से फॉर्म ये हमारे पास सिफाजोलिन के शेप में मौजूद होता है। फिर अब मज़ीद हम जाते हैं तो हमारे पास फिर 1 बाय 1 जो है ना वो डिटेल से बताया है कि अमाइनोग्लिसराइड जो है वो उसमें जो जेंटामाइसिन है, टोब्रामाइसिन है, इनके फंक्शंस क्या है, डोजेज कितने देने हैं और साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या है वो आप लोग टेबल में देख सकते हैं। कोशिश करता हूँ कि वीडियो जो है वो शॉर्ट बन जाए है, क्योंकि बड़े वीडियो से हर स्टूडेंट जो है वो बोर हो जाता है। तो इसलिए इस तरह के जो टेबल्स है वो ख़ुद जो है वो स्टडी करें। इजी है, इतना इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है जो ना समझ आए। इसी तरह फिर मैक्रोलाइड्स का दिया है कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है ना वो इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग द ट्रांसलोकेशन ऑन 50S राइबोसोम्स। इसमें एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन है 1% एंटीमेंट में, 0.5% एंटीमेंट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। टॉक्सिसिटी यानी साइड इफ़ेक्ट इसका हाइपर सेंसिटिविटी है दोनों का। इंडिकेशन क्या है, सुपरफिशियल इन्फेक्शन जिसमें कॉर्निया या कंजक्टिवा इन्वॉल्व हो, ये दूसरे का भी सेम ही फंक्शन है। फिर आता है हमारे पास सल्फोनामाइड्स। इसका फंक्शन जो है ना एंटीफोलेट एंटीबायोटिक्स को जो है ना वो इनहिबिट करता है फोलिक एसिड सिंथेसिस को। तो हमारे पास इसके नीचे टेबल्स दिया हुआ है, फार्मूला, डोजेज और फंक्शन के कंजक्टिवाइटिस और केरेटाइटिस के लिए यूज़ करते हैं। कंजक्टिवाइटिस, ट्रिकोमा और अदर सुपरफिशियल जो ऑकुलर इन्फेक्शंस है उनके लिए हम सल्फोनामाइड्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास एंटी फंगल एजेंट्स के जो टेबल है वो आता है, जिसमें नेटामाइसिन है हमारे पास और नीचे बाकी एमोपोट्रोसिन, केटोकोनजोल जो है और नीचे यही नाम है। इसमें हम कितने डोज देते हैं और इसकी टॉक्सिसिटी क्या है और इंडिकेशन क्या है, सारे टेबल में मेंशन है। तो आप लोग यहाँ से
पढ़ने की कोशिश करें। ये नाम थोड़े से जो है वो भूल जाने वाले हैं, लेकिन जब आप बार बार आपके सामने से ये टेबल गुज़रता है या ये नाम्स आपके सामने से गुज़रेंगे तो आपको फिर याद रहेंगे। इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, बस आपने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है कि एंटी फंगल है अगर ड्रग्स है वो किस लिए हमारे पास यूज़ होते हैं, एंटी बैक्टीरियल किस लिए यूज़ होते हैं, एंटीवायरल किस लिए यूज़ होते हैं। हमने समझना है सिर्फ इस बात को कि ड्रग्स कौन से हैं और किस लिए यूज़ होते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं हमारे पास। फिर आते हैं एंटीवायरल एजेंट्स, जो कि ट्राइफ्लोराडीन है, एसाइक्लोविर है, विलासाक्लोविर है। ये सारे ड्रग्स है जो कि एंटीवायरल है, यानी वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसका भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन है। ऑकुलर टॉक्सिसिटी जो है वो भी मेंशन है। इंडिकेशन किस लिए यूज़ करते हैं, herpes सिम्प्लेक्स, केराटाइटिस, केरेटोकंजक्टिवाइटिस के लिए, herpes जोस्टर्स के लिए, ऑप्थेल्माइकस के लिए, HS केराटाइटिस, HZ ऑप्थेल्माइकस, ये सारे वो डिजीज़ है जिसके लिए हम एंटीवायरल ड्रग यूज़ करते हैं। अब आते हैं ओकुलर इन्फ्लेमेशन की तरफ। ओकुलर इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन इज़ कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्स ऑफ द मेमेलियन टिश्यू टू इंजरी, यानी जो इंजरी काज हो जाती है उसके अपोजिट हमारे क्या रिस्पॉन्स होता है उस इंजरी के, तो वो इन्फ्लेमेशन कहलाता है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं वो स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं ओकुलर इन्फ्लेमेशन के लिए। फिर आते हैं फंक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स का क्या फंक्शन है, तो ये ब्रेडिकाइनिन को इनहिबिट करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे टी सेल मैक्रोफेजेस है, एस्टामिन प्रोडक्शन जो है ना वो इनहिबिट करता है, एसिनोफिल रिलीज जो होते हैं उसको इनहिबिट करते हैं। ये स्टेरॉइड्स के फंक्शन है हमारे पास। फिर स्टेरॉइड में हमारे पास मज़ीद कैटेगरीज आती है जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। इसका क्लासिफिकेशन नीचे हुआ है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में आप देख सकते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन है, कॉर्टिसोन है और प्रेडिनिसोलोन है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में आप देख सकते हैं फिर लॉन्ग एक्टिंग में डेक्सामेथासोन और बेटामेथासोन है। ये मज़ीद जो है ना स्टेरॉइड्स की क्लासिफिकेशन हुई है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है उसमें 3 किस्म के हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। साइड इफ़ेक्ट ऑफ स्टेरॉइड्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, ओकुलर क्या साइड इफ़ेक्ट्स और सिस्टमेटिक क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं स्टेरॉइड्स के। ओकुलर में हमारे पास स्टेरॉइड ज़्यादा यूज़ करने से ग्लाइकोमा हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, एक्टिवेशन ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है और या तो फिर ओन हीलिंग जो है वो डिले हो जाता है। सिस्टेमिक हमारे पास जो साइड इफ़ेक्ट है स्टेरॉइड की वजह से वो पेप्टिक अल्सर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, इंक्रीज ब्लड शुगर हो सकता है यानी बीपी बढ़ सकती है और एक्टिवेशन ऑफ टीबी, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारे सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स है स्टेरॉइड के। तो इसलिए हम पेशेंट को जो है वो स्टेरॉइड अगर एडवाइज़ करते भी हैं तो उसको फॉर लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ के लिए नहीं देते हैं, बल्कि जब तक जो डिजीज़ के लिए देते हैं उसके ठीक होने तक, फिर उसके बाद पेशेंट को ये एडवाइस दिया जाता है कि आपने स्टेरॉइड्स को कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करना है, वरना उसकी कंटिन्यूस यूज़ से हमारे पास ग्लोकोमा भी हो सकता है, कैटरेक्ट भी हो सकता है और इन्फेक्शन भी काज हो सकता है। ओन डीलिंग का जो प्रोसेस है वो डिले हो जाता है और सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स में पेप्टिक अल्सर हो सकता है, हाइपरटेंशन, BSR हो सकता है और टीबी हो सकती है और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। फिर हमारे पास नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स आते हैं, ठीक है, जिसमें डेक्लोपेनिक, केट्रोलेक, नेफाफेनिक वगैरह हमारे पास मौजूद होते हैं। ये भी ओकुलर यूजेस इसका क्या है कि टू प्रिवेंट मायोसिस, टू पोस्ट ऑपरेटिव इन्फ्लेमेशन के लिए डेक्लोपेनिक यूज़ करते हैं, सीजनल कंजक्टिवाइटिस के लिए जो है वो केट्रोलेक यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद नेफाफेनिक हो गया, इट्स प्रो ड्रग 6 टाइम फास्टर परमिशन जो है यूज़ होता है और फायरोक्सकेम जो है वो उसका जो है कंपेरेटिवली
कंपेरेबल एंड टॉलरेंस इज़ बेटर देन डाइक्लोफेनिक से बेहतर है उसका टॉलरेंस। उसके बाद हम आते हैं एंटी ग्लाइकोमा ड्रग्स के तरफ। एंटी ग्लाइकोमा ड्रग्स का फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है कि डिक्रीज़ द फॉर्मेशन ऑफ आईओपी, या तो वो इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करता है, या फिर जो है एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। अब जो आईओपी को डिक्रीज़ करते हैं उसमें हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स आता है, अल्फ़ा एगोनिस्ट आता है, कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स आते हैं। और जो एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेनेज है उसको इंक्रीज़ करता है, उसमें हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन आता है और टॉपिकल मायोटिक्स आते हैं। ये वो ड्रग्स है जो एंटी ग्लाइकोमा के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी जब ग्लाइकोमा हमारे पास पेशेंट आता है उसको ग्लाइकोमा हो तो हम या तो उसके आईओपी को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, या तो फिर उसके एक्वस ह्यूमर जो ड्रेनेज है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्लाइकोमा में हमारे पास जो है आईओपी इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत स्वेर किस्म का दर्द होता है। तो उसके लिए हम फिर एंटी ग्लाइकोमा ड्रग्स यूज़ करते हैं। एंटी ग्लाइकोमा के बाद कोलिनर्जिक ड्रग्स हमारे पास है, जिसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो स्टिमुलेट करता है मस्लिन रिसेप्टर्स को, जो कि क्या करते हैं, इंक्रीज़ प्रोड्यूस एक्वस आउटफ्लो जो है ना वो इंक्रीज़ करते हैं। इसका इंडिकेशन किस लिए यूज़ करते हैं? हम प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लाइकोमा के लिए हम जो है ना कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। डोजेज कितना हम देते हैं? फॉर एग्जांपल अगर फिलोकार्पिन हो तो वो हम 0.25% या 0.5% जो है 1 ड्रॉप 2 से 3 दफ़ा दिन में पेशेंट को एडवाइस करते हैं। कोलिनर्जिक के बाद हमारे पास आता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है? ब्लॉक द रिस्पॉन्स ऑफ एसिटाइल कोलिन एट द रिसेप्टर्स। उसका फंक्शन है, जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, एसिटाइल कोलिन का जो रिस्पॉन्स है वो ब्लॉक करता है। हमारे पास इसमें एट्रोपिन जो है हम यूज़ करते हैं एज अ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, साइक्लोपेंटोलेट्स, ट्रोपोकामाइड्स, और इसे नॉट यूज रूटीनली इन ग्लाइकोमा ट्रीटमेंट। हाँ, ये बात याद रखें कि हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो रूटीनली ग्लाइकोमा ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ करते हैं इम्प्लीमेटरी या फिर मेलिग्नेंट ग्लाइकोमा के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजेनिक एगोनिस्ट्स आते हैं, जिसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो stimulate alpha 2 receptor in the ciliary epithelium and thereby decrease the rate of aqueous production। जो एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन है उसका जो प्रोडक्शन रेट है उसको डिक्रीज़ करता है। इस पे हमारे पास जो एजेंट्स मौजूद है वो है डिपिप्रिन 0.1%, 1 ड्रॉप, या 2 से 3 दफ़ा हम दिन में एडवाइस करते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना ब्राइमोनेडिन है, जो कि 0.15% में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और ये वो 1 ड्रॉप 2 से 3 टाइम पर डे हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को। और किस लिए यूज़ करते हैं? अल्फा हाइड्रोजेनिक एगोनिस्ट, जो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन रेट है उसको डिक्रीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर बीटा ब्लॉकर्स का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि वो आईयूपी को डिक्रीज़ कर देता है। कैसे? बाय एक्वस फॉर्मेशन, एक्वस ह्यूमर का जो फॉर्मेशन है उसको रिड्यूस करता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इंट्राओकुलर प्रेशर जो है ना वो कम हो जाता है। और ये इसके साथ साथ ऑकुलर आउटफ्लो जो है उसको भी जो है ना रिड्यूस करता है। फिर बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास एक आते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, और दूसरी तरफ आते हैं सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास थाइमोलोल मिलेट, लियोबेनोलोल, मेटिप्रानोलोल और कैटियोलोल मौजूद होते हैं। और बीटा 1 ब्लॉकर्स में, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स में हमारे पास बेटाक्सोलोल होते हैं। यहाँ पर आपको थाइमोलोल और बेटाक्सोलोल के बारे में बताया है कि थाइमोलोल जो है वो 20 से 35% जो है वो आईओपी को डिक्रीज़ कर देता है,
फॉर 1 आवर टू लास्ट फॉर 12 आवर। और उसके बाद बेटाक्सोलोल है जो कि थैमालोल से जो है उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम है, लेकिन जो है ना प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन रेटिना न्यूरॉन्स बाय ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल्स जो है, यानी रेटिना पर जो रेटिनल न्यूरॉन्स है उस पर इसके जो इफ़ेक्ट है वो महफूज है, प्रोटेक्टिव है। अब जो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ऑकुलर भी और सिस्टमेटिक भी। ऑकुलर में स्टेनिंग होगी, रेडनेस होगी, ड्राइनेस ऑफ आइज़ काज हो सकती है, या कॉर्नियल हाइपोथेसिया हो सकता है, या एलर्जिक बेल्फरो कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, विजन ब्लर हो सकता है। ये सारे एडवर्स इफेक्ट है ऑकुलर। और सिस्टेमिक में जो है ना वो ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाएगा इन अस्थमेटिक पेशेंट में, और ब्रेदिकार्डिया हो सकता है हार्ट पेशेंट में। ये इसके सिस्टमेटिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फिर हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हमारे पास ओपन एंगल ग्लाइकोमा के लिए जो है हम यूज़ करते हैं एज अ फर्स्ट लाइन मेडिकल थेरापी। ठीक है, इसमें PGF2 अल्फ़ा एनालॉग्स होते हैं, गुड एफिकेसी होती है, और वह दिन में एक दफ़ा यूज़ करता है, और इसके सिस्टमिक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ये एक्वस आउटफ्लो जो है वो यू स्क्लेरल आउटफ्लो पाथवे से क्या करता है, एक्वस आउटफ्लो को फैसिलिटेट करता है कि वो यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो से गुजर जाए। ये प्रोस्टाग्लैंडिन का जो है फंक्शन। प्रोस्टाग्लैंडिन के एडवर्स इफेक्ट भी हमारे पास ऑकुलर इरिटेशन या पेन होगा, विजन ब्लर हो सकता है, ये तो फिर आइरिस की जो पिगमेंटेशन है वो इंक्रीज़ हो सकता है, या मैकुलर एडिमा भी बाज़ औक़ात इसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से काज्ड हो सकते हैं। तो ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन है। अब आते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। इसका एक्शन ऑफ मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है और ये किस लिए यूज़ करते हैं। एड ऑन ड्रग टू टॉपिकल बीटा ब्लॉकर RPG एनालॉग्स, इसमें हम जो है बीटा ब्लॉकर्स में ऐड करते हैं या PG एनालॉग्स में। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो क्या है, ये इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ऑन सेलुलरी बॉडी एपिथेलियम। समझ आ गया आप लोगों को कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका क्या है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है सेलुलरी बॉडी पर वो उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन होंगे, और फिर रिड्यूस फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होगा। तो रिड्यूस फ्लूइड ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारे पास रिड्यूस एक्वस फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से हमारी IOP जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर भी हम बीटा ग्लाइकोमा पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है उसका रिज़ल्ट हमारे पास डिक्रीज़ इन IOP मिलती है। फिर हमारे पास अमीनो सप्रेसिव एंड एंटीमाइटोटिक एजेंट्स, इनका फंक्शन क्या है। ये एजेंट्स जो है कॉमनली हैज़ा 5-फ्लोरोयूरेसिल या मेट्रोमाइसिन C यूज़ हम करते हैं। इसके फंक्शन जो है वो इंटरमीडिएट यूवाइटिस के लिए हम यूज़ करते हैं, या तो पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस के लिए यूज़ करते हैं। ऑकुलर सरफेस स्क्यूमस नियोप्लेजिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेबिकुलेक्टोमी के लिए हम भी ये अमीनो सप्रेसिव या फिर एंटीमाइटोटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं। अब उन ड्रग्स की तरफ आते हैं जो कि हम क्लोज एंगल ग्लाइकोमा के लिए यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास आते हैं हाइपरटोनिक मेंथोल 20% IV इन्फ्यूजन के शेप में हमारे पास मौजूद होता है, जो कि 1.5 से 2 ग्राम पर kg हम यूज़ करते हैं, या एसेटाजोलामाइड 0.5 ग्राम जो है वो हम दिन में 2 बार दे सकते हैं। मायोटिक्स पिलोकार्पिन 1 to 4% हम यूज़ कर सकते हैं क्लोज एंगल ग्लाइकोमा के लिए, या थाइमोलोल 0.5% हम यूज़ करते हैं, या लेटनोप्रोस्ट यूज़ करते हैं।
क्वेश्चन आते हैं कि क्लोज एंगल ग्लाइकोमा के लिए हम कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो नाम दिए होंगे आपने। अगर एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आए तो नाम दिए होंगे, आपने सिर्फ वो नाम सेलेक्ट करना है जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। या तो क्वेश्चन में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कि क्लोज एंगल ग्लाइकोमा के लिए हम कौन से ड्रग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आते हैं ओकुलर लुब्रिकेंट्स, हमारे पास कौन से अवेलेबल होते हैं जो हम यूज़ करते हैं एज आर्टिफिशियल टीयर्स ड्राई आई में, या तो फिर किसी ट्रॉमा या हेमरेज में, या किसी भी पर्पस के लिए हम अगर आर्टिफिशियल टीयर यूज़ करते हैं जिसको हम एंटी लुब्रिकेंट भी कह सकते हैं या ओकुलर लुब्रिकेंट भी कह सकते हैं। तो हमारे पास वो है हाइड्रो ऑक्सीमिथाइल सेलुलोज यूज़ कर सकते हैं, कार्बो ऑक्सीमिथाइल सेलुलोज यूज़ कर सकते हैं एज आर्टिफिशियल टीयर्स, कार्बोमर्स यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड पैराफिन यूज़ कर सकते हैं, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल यूज़ कर सकते हैं, कार्बोफिल जो है, ये सारे वो ड्रग्स है जिसको हम बतौर एंटी लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्थेल्मिक एनेस्थेसिया जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं आइज़ को एनेस्थेटिक करने के लिए, या सर्जरी से पहले, या कोई फॉरेन बॉडी निकालने के लिए हम आई को जो है वो एनेस्थेसिया देते हैं। तो ऑप्थेल्मिक एनेस्थेसिया जो ड्रग्स है वो हमारे लिए सर्जरी से पहले यूज़ करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट होती है। उसमें हम इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है और कौन कौन से यूज़ हम कर सकते हैं एज ऑप्थेल्मिक एनेस्थेसिया, उसमें हमारे पास जो है एकेंसिया, प्रोफाउंड एनाल्जेसिया, मिनिमल ब्लीडिंग, अवॉइडेंस ऑफ ओकुलर कार्डिक रिफ्लेक्स और कंट्रोल ऑफ आईओपी, ये ऑप्थेल्मिक एनेस्थेसिया ड्रग्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि आईओपी कंट्रोल में हो और ओकुलो कार्डिक रिफ्लेक्स जो है ना वो अवॉइड हो, ब्लीडिंग कम से कम हो, और हमारे पास प्रोफाउंड एनाल्जेसिया हो। तो उसके लिए हम ऑप्थेल्मिक एनेस्थेसिया ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास अल्केन आता है, ज़ाइलोकेन, लेडोकेन, लेग्नोकेन, ये सारे वो ड्रग्स है जो बतौर हम सर्जरी से पहले एनेस्थेसिया के लिए यूज़ करते हैं। एनेस्थीसिया टेक्निक्स हमारे पास कौन से है, उसमें हमारे पास दो आते हैं। एक जनरल एनेस्थीसिया हम देते हैं और एक लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। लोकल में फिर मज़ीद हमारे पास एक टॉपिकल होता है और एक रीजनल हमारे पास होते हैं। ये एनेस्थीसिया के टेक्निक्स है। अब वो ड्रग्स जो एनेस्थीसिया के लिए हम देते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर, वो हमारे पास यहाँ पर मेंशन है। एस्टर ग्रुप में हमारे पास प्रोकेनिन, कोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन, ये हमारे पास जो है एस्टर ग्रुप में है। अमाइड ग्रुप में हमारे पास लाइडोकेन मौजूद है, मेफविकेन, रिपोविकेन, ये सारे अमाइड ग्रुप्स में हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल है जो कि हम लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं। इस टेबल में मेंशन हुआ है जो ड्रग्स है उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है और कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए। लिग्नोकेन जो है ऑनसेट ऑफ एक्शन 5 से 10 मिनट्स होते हैं या 10 से 35 सेकेंड्स। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 30 से 60 मिनट्स तक रहता है या 15 से 20 मिनट्स तक रहता है। तो कंसंट्रेशन हमारे पास इनफिल्ट्रेशन में 1, 2 और 3%, टॉपिकल में हमारे पास 4%। सेकेंड नंबर पे प्रोपेराकेन जो है 15 to 30 सेकेंड्स इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है ना 15 to 20 मिनट है, और कंसंट्रेशन जो है इसका टॉपिकल जो है वो 0.5% होता है। मज़ीद दो आप टेबल्स को और से देखें और याद रखें कि हमारे पास जो मोस्टली इम्पोर्टेंट कौन से वो ड्रग्स जो हैं हम एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम यूज़ करते हैं वो याद होने चाहिए कि उसका
ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना ये कितने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उसका और कितने कंसंट्रेशन में हम पेशेंट को देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे एनेस्थेटिक ड्रग्स याद हो, आपको जो मोस्टली यूज़ होते हैं सर्जरी से पहले वो आपको याद होना चाहिए और उसका ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए कि कितना है। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। जो स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इनको इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। और हाँ, लाइक और शेयर जो है ना वो ज़रूर कीजिएगा।